आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के 2009 से 2024 तक के पूछे गए सारे VVI ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाला हूं। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे मिलने वाले हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या दोस्तों फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरीन आपको याद करके जाना है कि फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य CnH2n+2 सूत्र वाले यौगिक हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बताना है CnH2n+2 किसका सूत्र होता है। क्या एल्किन का होता है या एल्काइन का होता है या एल्किन का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एल्किन। जी हाँ दोस्तों, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसे भी आपको याद करके जाना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। आपको बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, Mg जो है वो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो लगभग काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों और इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या हमारा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, यानी बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हीरा तो हमारा हो गया क्रिस्टलीय पदार्थ, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय हो गया दोस्तों और साधारण नमक भी हमारा क्रिस्टलीय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कांच दोस्तों, ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है दोस्तों ऐसा यौगिक जिसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। क्या NaCl का होगा या K2SO4 का होगा या यूरिया का होगा या ग्लूकोज का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा K2SO4। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट का यहाँ हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मोलरता से रिलेटेड है दोस्तों, तो इसे भी आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को इसे कॉपी में निकाल लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा दोस्तों 0.25 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कॉपी में निकाल के इसे कन्फर्म कर लीजिएगा कि यही आंसर है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जब NaCl का दोस्तों विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर मुक्त क्या होता है। तो कैथोड पर दोस्तों हमारा सोडियम मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभिक्रिया का वेग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे K इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों इसकी कोटि निकालने के लिए करना क्या होता है, इनके घातों को दोस्तों जोड़ देना है। तो ए पे दोस्तों हमारा 2 है और यहाँ पे जो है बी का जो घात है वो 1 है। तो 2 और 1 हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताने की कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या सोडियम पाई जाती है, लोहा पाया जाता है या जिंक या सोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोना, क्योंकि दोस्तों सोना जो है उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, तो यही दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत दोस्तों हमारा मोनाजाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में
से कौन आयन प्रतिचुंबकीय? जी हाँ दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, Zn+2, ये हमारा प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि दोस्तों इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग निकाल भी सकते हो, मैंने पहले से निकाल रखा है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यानी 5, ये हमारा फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा H3PO4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कॉपी में अपना निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CH4 में कार्बन का प्रसंकरण है। जी हाँ दोस्तों, CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है ये आपको बताना है। तो CH4 में दोस्तों कार्बन का प्रसंकरण होता है sp3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों फिक्स आप लोग गारंटी लिख के ले लीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस बार पक्का छपने वाला है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अनुसंग गुणधर्म है या निम्न में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो दोस्तों हिमांक का अवनमन हमारा अनुसंग गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वासुदाब का पैचिक अवनमन भी है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कि कौन संघनन बहुलक नहीं है। तो दोस्तों नाइलॉन 6 एक संघनन बहुलक होता है, नाइलॉन 6 भी संघनन बहुलक होता है, और डेक्रॉन भी दोस्तों संघनक बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन हमारा एक संघनक बहुलक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। क्या थाइमिन एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या लैक्टोज है, या कि ग्लिसरॉल है, या इंसुलिन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी लैक्टोज है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो क्या सेलुलोज है, या पॉलीथीन है, या पीवीसी है, या नाइलॉन 6 है? तो दोस्तों सेलुलोज जो होता है वो एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को दोस्तों याद करते चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? जी हाँ, तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोललता यहाँ पे ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बाकी दोस्तों ये 3 ऑप्शन है वो ताप द्वारा प्रभावित हो जाता है। तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है कि मोललता जो होता है दोस्तों वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? जी हाँ, तो लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड होता है। तो यहाँ पे अभी हमसे लायोफिलिक कोलाइड पूछा गया है। तो लायोफिलिक कोलाइड दोस्तों हमारा हो जाएगा गोंद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु है जो कि भूपर पट्टी में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या मैग्नीशियम है, क्या एल्यूमिनियम है, क्या सोडियम है, या लोहा है, Fe है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों वो हमारा भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संक्रमण तत्व है जो कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? क्या मैग्नीज प्रदर्शित करता है, या प्लेटिनम करता है, या फेरस करता है, या निकेल करता है? तो दोस्तों मैग्नीज एक ऐसा तत्व है, ऐसा संक्रमण तत्व है जो कि मैक्सिमम दोस्तों +2 से लेकर के +7 तक ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलियम का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ओलियम का सूत्र आपको बताना है। सूत्र से दोस्तों हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी सारे सूत्र को याद करके जाना है दोस्तों। उनमें से एक ओलियम का सूत्र भी है दोस्तों, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ओलियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है H2S2 और O7। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ऑप्शन में मिला लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ये मैच हो रहा है। H2S2O7 हमारा ओलियम का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, अमोनिया का होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है, या एल्कोहल का होता है? तो हैबर विधि द्वारा हमारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, XeFO का आकार कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, XeFO का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, पिरामिड होता है, या लीनियर होता है? तो XeFO का आकार दोस्तों हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। तो दोस्तों धातु अभी पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पारा हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों अगर अधातु पूछा जाता तो हमारा ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि जो धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है दोस्तों वो पारा होता है, यही अधातु जो है वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अभी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों H2SO4 क्या है। जी हाँ दोस्तों, H2SO4 क्या है ये आपको बताना है। तो H2SO4 का जो वास्तविक नाम होता है दोस्तों वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहीं से क्लियर हो जाता है दोस्तों कि H2SO4 हमारा एक प्रकार का अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों K4FeCN6 क्या है। जी हाँ दोस्तों, K4FeCN6 क्या है, क्या डबल सॉल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है। तो दोस्तों K4FeCN6 जो है वो जटिल लवण है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉपर पायराइट का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों कॉपर पायराइट का सूत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CuFe और H2। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में है दोस्तों CuFeH2, तो इसे भी आपको याद करके जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है। जी हाँ, तो आपको बताना है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन क्या देता है, क्या HCHO देता है या HCOOH देता है या CH3COOH देता है या CH3CHO देता है। तो दोस्तों जब भी कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन किया जाता है तो उससे दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है दोस्तों, यानी HCHO का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो दोस्तों ये जो होता है 22.4 लीटर। जी हाँ दोस्तों, 22.4 लीटर आपको याद करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होता है, क्या 6.023 × 10⁻24 के बराबर होता है या 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है या 6.03 × 10⁻−23 के बराबर होता है या 11.2 के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो एवोगाड्रो संख्या n जो बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन क्षारीय भूमि तत्व है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग क्षार मृदा धातु भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन एक क्षार मृदा धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोडियम यानी Na। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना में, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बिना बुझा हुआ चूना में जब जल को डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है। जी दोस्तों, जब बिना बुझा हुआ चूना में जल को डालेंगे तो दोस्तों उससे ऊष्मा निकलती है, यानी दोस्तों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला ही था कि सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सूत्र अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए CaO। जी हाँ दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है दोस्तों, इसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि उपस्थित होना चाहिए। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित रहना चाहिए 100%। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही उपस्थित नहीं रहेगा तो दोस्तों वो कार्बनिक यौगिक कैसे कहलाएगा। तो कार्बनिक यौगिक में दोस्तों कार्बन उपस्थित रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन की संयोजकता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की संयोजकता पूछ लिया गया है, तो आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, क्या 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता आपको रट लेना है कि कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, CNG जिसे हम लोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो दोस्तों CNG में मुख्य रूप से मीथेन गैस भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, क्या 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगी या 1 ग्राम मोल के बराबर होगी
या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी या आधा ग्राम समतुल्यांक के बराबर होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो मात्रा होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद करके जाना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, यानी किस विधि द्वारा दोस्तों हम लोग अल्कोहल में ज्ञात करते हैं अंतर दोस्तों कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम लोग ये ज्ञात करते हैं, विक्टर मेयर विधि द्वारा भी ज्ञात करते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा भी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित शुगर में सबसे अधिक मीठा कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 शुगर के नाम दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि सबसे मीठा जो शुगर है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो फ्रुक्टोज होता है दोस्तों वो सबसे मीठा होता है। ठीक है, ये साधारण शुगर से 1.7 गुना लगभग दोस्तों का मीठा होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या पेंसिलिन है या क्लोरोरेम्फेनिकॉल है या टेरामाइसिन है या सल्फाइडाइजिन है। तो दोस्तों टाइफाइड में दोस्तों प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक जो है वो क्लोरोरेम्फेनिकॉल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा 100% करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्या एसएन का होता है दोस्तों या एजी का होता है या एफई का होता है या पीबी का होता है। तो दोस्तों जो लेड होता है उसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो जिससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक फटाक से कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। दोस्तों बीसीसी इकाई सेल में जो 68% जगह होता है दोस्तों वो हमारा भरा हुआ होता है। तो 100 में से इसे माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 32% आ जाएगा। यानी बीसीसी इकाई सेल में 68% जगह दोस्तों यहाँ पे भरा हुआ होता है और 32% जो जगह है दोस्तों वो खाली रहता है यानी मुक्त रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको इतना नहीं देखना, आपको सिर्फ यहाँ देखना है दोस्तों एचसीपी है दोस्तों, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद करके जाना है दोस्तों, यानी एचसीपी का कोऑर्डिनेशन संख्या दोस्तों 12 होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या। दोस्तों आपको बताना है कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 8 है या 7 है। तो दोस्तों कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या यहाँ पे 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। जी दोस्तों पेट में जब अधिक अम्ल बनने लगता है दोस्तों तो उसे हम लोग किससे रोकते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग रोकते हैं प्रति अम्ल दोस्तों। इसे इंग्लिश में एंटासिड भी कहते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अगर इंग्लिश में भी ऑप्शन आ जाए दोस्तों तो आपको एंटासिड पे टिक करके आना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है। जी हाँ, तो आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्या क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है या अक्रिय धातु कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है कि कौन सी गैस एकल परमाणविक है दोस्तों। तो सारी अक्रिय गैसें जो होती है दोस्तों वो एकल परमाणविक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमारा अक्रिय गैस हीलियम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पॉलीथीन एक बहुलक है। जी दोस्तों पॉलीथीन किसका बहुलक है ये आपको बताना है, क्या एथेन का है या एथीन का है या प्रोपीन का है या इथाइन का है। तो दोस्तों पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को देखिए एग्जामिनर यहाँ पे दोस्तों काफ़ी गुमराह करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देख सकते हो एथीन और एथेन दोनों दे रखा है, तो दोस्तों पॉलीथीन थीन है दोस्तों पॉलीथीन का लास्ट में और यहाँ पे एथीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि एथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। ठीक है, सॉरी पॉलीथीन का बहुलक एथीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेटॉल का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सो डेटॉल का उपयोग किस में किया जाता है, क्या संक्रमण हारी में किया जाता है या प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक में किया जाता है या मलेरिया रोधी में किया जाता है। तो दोस्तों डेटॉल का उपयोग हम लोग इन तीनों चीज़ों में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अभी मैं CH4 का जो संरचना है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो CH4 में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों। तो 4
4 बॉन्ड है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सिग्मा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 4 ही है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होता है दोस्तों तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, लेकिन यहाँ पे चारों सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो चारों यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताना है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो आप लोग दोस्तों 2n² वाले फॉर्मूले से भी इसमें निकाल सकते हो। अभी हमें दोस्तों द्वितीय आवर्त में पूछा गया, तो n की जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। जी हाँ, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, क्या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है या धनात्मक होता है या उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है दोस्तों वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन यही अगर पूछ लिया रहता है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है तो वो दोस्तों हमारा धनात्मक हो जाता। तो अभी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एनोड पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जी दोस्तों, एचसीपी में कितनी होती है परमाणुओं की संख्या, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। जी दोस्तों, तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। जी दोस्तों, यानी आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के अलावा हमारा सल्फर भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। जी हाँ दोस्तों, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, क्या अभिक्रिया वेग को कम करता है या अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है उसका जो काम होता है दोस्तों वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना भी होता है और अभिक्रिया के वेग को घटाना भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसे याद कर लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन जिंक का एस्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन है जो जिंक का एस्क नहीं है। तो जिंक ब्लेड दोस्तों जिंक का एस्क है, कैलामाइन भी जिंक का एस्क है, जिंकाइड भी दोस्तों जिंक का एस्क है, लेकिन जो बॉक्साइट होता है दोस्तों वो एल्यूमिनियम का मेन एस्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट दोस्तों हमारा जिंक का नहीं एल्यूमिनियम का एस्क होता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वात्य भट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वात्य भट्टी में किसका जो है किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या आयरन का ऑक्साइड का होता है या कॉपर का ऑक्साइड का होता है, सोडियम का ऑक्साइड का होता है या जिंक ऑक्साइड का होता है। तो दोस्तों वात्य भट्टी में आयरन के ऑक्साइड का यहाँ पे हमारा अपचयन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है दोस्तों वो आपको बताना है। क्या OH होता है या COOH होता है या CH होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक OH होता है दोस्तों, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CH3OCH3 है। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको बताना है आयुपेक नेम। तो इसका जो आयुपेक नेम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी मेथेन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सभी क्षार भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से सभी। चारों ऑप्शन में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वही दोस्तों हमारा केवल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन दोस्तों हमारे रॉन्ग है। सभी अयस्क होते हैं दोस्तों वो हमारे खनिज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख्य गुण है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 100% छपने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल ही पूछा जाता है। निम्न में से विलयन के लिए अनुसंग गुण धर्म कौन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पृष्ठ तनाव तो दोस्तों अनुसंग गुण नहीं है, परासरण दोस्तों है, चालकता नहीं है, अर्धायु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया जो होती है दोस्तों वो हमारा वुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। जी दोस्तों, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। क्या हैलोजन कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं या उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। तो दोस्तों वर्ग 16 के तत्व को हम लोग कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल दोस्तों EMF क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो हमारा शून्य होता है दोस्तों। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है? स्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, या रेटिनॉल कहलाता है, या टोकोफेरोल कहलाता है, या कैल्सीफेरोल कहलाता है? तो दोस्तों विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, या हीमोसाइनिन में पाया जाता है, या विटामिन B12 में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको करेक्ट करके आना एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि मानव शरीर इन चारों में से किसे उत्पन्न नहीं करता है। तो दोस्तों मानव शरीर जो है एंजाइम उत्पन्न कर लेता है, डीएनए भी उत्पन्न कर लेता है, हार्मोन भी उत्पन्न कर लेता है, लेकिन दोस्तों ये विटामिन उत्पन्न नहीं कर पाता है। ये विटामिन को दोस्तों हम लोग खाद्य पदार्थों के तौर पर लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे VVA ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।